द डिफरेंशियल रेट लो फॉर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। डिफरेंशियल रेट लो आपको बताना है। नीचे मैंने आपको हिंट दे रखा है, बहुत आसान है, जरा ध्यान से इसको चेक करो। अगर आप यहाँ पर डिफरेंशियल रेट लो लिखना चाहते हो तो रिएक्टेंट की टर्म में आपको पहली बात तो नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, प्रोडक्ट के टर्म में आपको नेगेटिव का साइन नहीं लगता है, वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट की टर्म में नेगेटिव का साइन लग रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। सेकंड में नेगेटिव का साइन नहीं है रिएक्टेंट के साथ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब बचता है हमारे पास सीओडी। सीओडी में से कोई भी आंसर हो सकता है। तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो हम लोग नीचे लिखते हैं। देखो HI में यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 2। तो वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अब इसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को चेक करना है। या तो नीचे 2 आएगा, नहीं तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर -2 और -2 और यहाँ कितना हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर देखिए, जरा चेक कीजिए यहाँ पर कितना होगा, दैट इज डी। यहाँ से आराम से आपको आंसर मिल रहा है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। बहुत आसान क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन इज करेक्ट। आपको अरेनियस इक्वेशन दे रखा है और आपसे पूछता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो K होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, A अरेनियस कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये एक प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, जिसके अंदर R का जो मतलब है वो है गैस कांस्टेंट से, और T है यहाँ पर टेम्परेचर, ठीक है। और साथ में देखिए EA क्या होता है, वो EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ ए है जो करेक्ट है, क्योंकि आर रिडबर्ग कांस्टेंट नहीं होता है, ये गलत है। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता, ए एडसॉर्प्शन फैक्टर नहीं होता है। सो आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन इज ए। फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कहता है, देखिए। द रेट इक्वेशन the rate equation for the reaction twice of A plus B will give you C is A K is R is equals to K A to the power 1 and B to the power 1। ये आपको आपको रेट लो लगा हुआ है, ठीक है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस। इससे पूछता है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है कि K इज इंडिपेंडेंट ऑफ A एंड B। बिल्कुल सही बात है, आप लोग याद रखिएगा। K जो होता है वो रेट कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट डिपेंड्स कि टेम्परेचर के बढ़ाने से बेसिकली K की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो वो ए और बी पे डिपेंड नहीं करता, कभी भी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन सही है। हमको आंसर तो मिल ही गया, बट फिर भी चेक कर लेते हैं। जरा चेक करो, अगर आपके पास ये रेट लो है तो इसके हिसाब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, 2। तो आप जरा ध्यान से देखिए, बी ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों? आपसे कहता है कि टी हाफ इज कांस्टेंट। देखिए आप याद रखिएगा कि हाफ लाइफ सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कांस्टेंट होती है और किसी में कांस्टेंट नहीं होती। सी ऑप्शन देखो, के की यूनिट सेकंड वर्स होगी क्या, नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, तो ये भी गलत है। और डी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज ट्वाइस ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप रिएक्शन को देख लो, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ के बाद सिक्स क्वेश्चन क्या है, देखिए सिक्स क्वेश्चन कहता है दी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड चेंज फॉर एंडोथर्मिक, इजंट इट। ये जो है वो कीवर्ड है इस क्वेश्चन को करने का। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्स विल गिव यू वाई आर ई एफ एंड ई बी रिस्पेक्टिवली, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। हालांकि मैंने हिंट नीचे दे रखा है। एंडोथर्मिक याद रखना आप लोगों को, अगर एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट का जो एनर्जी होता है वो ऑब्वियसली रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होगा, ठीक है। आप बड़े ध्यान से इस पॉइंट को चेक करो, और ये ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट किया हुआ है कि प्रोडक्ट का जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है इस ग्राफ में, देखिए। तो आप देखो, देखिए अगर आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जा सकती है, तो फॉरवर्ड में जाने के लिए आपको इतना गैप, यानी कि इतना गैप आप लोग क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्रॉस करनी पड़ेगी अगर आप फॉरवर्ड जाते हैं तो। पर अगर आप बैकवर्ड जाते हैं यहाँ से यूं, तो सिर्फ आपको इतना ही एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखिए, यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ। ये रिएक्टेंट है आपका, और ये आपके पास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट हो गया रिएक्टेंट। अगर आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ यानी कि फॉरवर्ड जाना है तो ये EF हो गया। और फॉरवर्ड से आप जरा ध्यान से इसको देखिए, अगर आपको बैकवर्ड जाना है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, तो ये आपके पास EB हो गया, ये एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड। तो आप साफ दिखाई दे रहा है दैट इन द केस ऑफ एंडोथर्मिक EF इज ऑलवेज ग्रेटर देन EB, ठीक है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए अगेन। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, रिएक्शन इन्वॉल्व इन टू डिफरेंट रिएक्टेंट्स कैन नेवर बी। पूछता है कि अगर किसी रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हो तो उसमें क्या चीज पॉसिबल नहीं है, क्या वो यूनिमोलिकुलर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मोलिकुलरिटी जिसमें रिएक्टेंट दो होते हैं उसमें मोलिकुलरिटी कितनी होती है, 2। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। आंसर दिस क्वेश्चन कैन नेवर भी पूछा है तो ए आंसर होगा। क्या फर्स्ट ऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है। सेकंड ऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बाई मोलिकुलर तो होता ही है। दो रिएक्टेंट तो मोलिकुलरिटी 2 होती है, एक नहीं होती है। सेवंथ क्वेश्चन का आंसर बड़ा आसान था। अब चलते हैं एट क्वेश्चन की तरफ। एट क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर
रिएक्शन हाफ ए विल गिव यू ट्वाइस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का डिसअपीयरेंस का रेट एंड रिलेटेड विद द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, आपको इसको एक्सप्रेस करना है। AEEE 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है, आपको नीचे मैंने यहाँ पर हिंट भी दे रखा है। अगर आपको रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखना हो तो आपको माइनस का साइन लगाना पड़ता है, साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है डिनोमिनेटर में। यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, हाफ, और जैसे ही आप डिनोमिनेटर में हाफ लगाओगे तो दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो आपको प्लस का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है, तो प्लस ही है, और साथ में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आता है जो कि दो नीचे लगा हुआ है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आंसर कहाँ है, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, दो यहाँ पर नहीं है तो ये तो आंसर नहीं है, यहाँ पर भी दो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये भी आंसर नहीं है, ये आंसर हो सकता है बी। कैसे हो सकता है जरा चेक करो, इस दो को अगर आप यहाँ पर ले जाओ तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, 8th का आंसर बी है, सी और डी भी नहीं हो सकता, ठीक है। साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर हमने क्या किया, 4 जो है न्यूमरेटर में लगा दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला सवाल क्या है जरा चेक कीजिए। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है लेकिन है बहुत आसान। फॉर द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी विल गिव यू सी प्लस डी, ठीक है। फॉर द फॉलोइंग काइनेटिक डेटा वर ऑब्टेन्ड इन द सेपरेट एक्सपेरिमेंट, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए गए और सेपरेटली आपको क्या दे दिया गया, डेटा दिया गया एक्सपेरिमेंट का, जरा चेक करो, ये डेटा है, ठीक है। ये अब पूछा आपसे ऑल एट 298 केल्विन, टेम्परेचर से खासा कुछ फर्क नहीं पड़ता है लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है। पूछता है दी रेट लो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ सी में रेट लो पूछा है, ठीक है। जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। देखिए जो लास्ट आपके पास यहाँ पर जो आपके पास कॉलम दे रखा है उसमें लिखा है इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अगर मैं कहूं कि इस रिएक्शन के लिए आप रेट लो लगाओ तो आप क्या लिखोगे, सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल लो क्या लिखोगे, दैट इज आर इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि प्रोडक्ट है क्यों पॉजिटिव साइन लगाओगे, डीसी बाई डी टी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो वन ही है तो डीसी बाई डी टी लिखोगे। इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल। इसका मतलब ये जो डेटा आपको लास्ट में दे रखा है वो रेट ऑफ रिएक्शन का ही दे रखा है। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो किसी भी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखो और दूसरे का वेरिएशन चेक करो रेट के रिस्पेक्ट में, अपने आप आपको पार्शियल ऑर्डर मालूम पड़ जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से चेक करो। देखो रो नंबर फर्स्ट एंड रो नंबर सेकंड, इसके अंदर चेक करो कि ए की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, वो इतना ही है 0.1 m 0.1 m। लेकिन बी की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, कितनी हो रही है, आप उसको डबल कर रहे हो, 0.1 m से 0.2 m की तरफ लेके जा रहे हो, और आप चेक करो क्या रेट चेंज हो रहा है, क्या रेट चेंज हो ही नहीं रहा, वो उतना ही है। इसका मतलब बी में अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हो तो रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है, बी पर डिपेंड नहीं करता, यानी बी टू द पावर 0 होना चाहिए आंसर के अंदर। अब आप चेक करो बी टू द पावर 0 है क्या कहीं, ए में तो नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता, बी में भी 1 लगा हुआ है नहीं हो सकता, सी में तो 2 लगा हुआ है, ये नहीं पॉसिबल है। सिर्फ डी ही आंसर है जहां पर बी है ही नहीं। इसका मतलब बी टू द पावर 0 है, दैट इज इक्वल्स टू 1, ये 1 होता है तो यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है। सो इसका आंसर क्या होगा, डी, नीचे हिंट भी दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा 10th क्वेश्चन, क्या कहता है, हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू, जेईई मेंस 2015 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आप यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा होता है तो देखिए मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि वो आपस में साइमल्टेनियसली क्या कर सके, कोलाइड कर सके, क्योंकि रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है, साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो रिएक्ट कर रहे हैं, अलग अलग तरह के डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनकी एक ही समय में एक दूसरे के साथ टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही क्या है, कम है। सो इसके लिए वो रिएक्शंस रेयर होती हैं, पॉसिबल नहीं होती। इसका आंसर ए है, दैट इज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज। तो ये मेरी तरफ से 10 क्वेश्चन हुए, ये इसका आंसर किया, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको लिख लो। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इन वीडियोस को शेयर करो। मैं ये सीरीज चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, जेईई और नीट एग्जाम जब तक नहीं हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेकर आऊं हर एक चैप्टर से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर आप वो भी कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। सो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब दी चैनल, शेयर कीजिए इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच।